दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, जिस प्रकार से बिहार चुनाव के ठीक पहले तरह तरह के सर्वे आ रहे हैं और उस सर्वे से आम जनता की धड़कनें बढ़ाने की कोशिशें हो रही है, ये कोशिशें नई नहीं है। इसके पहले भी देखा गया कि कई तरह के चाणक्य चंद्रगुप्त आते थे और अलग अलग तरीके के नतीजे बताते थे। कई बार उनके तुक्के सही हो जाते थे, कई बार उनके तुक्के गलत साबित हो जाते थे। और मैंने ऐसे कई सर्वे करने वाली टीमों को देखा है कि वो किस आधार पर सर्वे करते हैं और किस तरह की से सर्वे रिपोर्ट अक्सर कई बार गोदी मीडिया चैनलों के दरमियान मालिकों को और चैनल मालिकों के आकाओं को संतुष्ट करने के लायक बना दी जाती है, यानी उसमें रद्दोबदल कर दिया जाता है। लेकिन बिहार के सर्वे के पहले जो बिहार की हकीकत है, उसमें सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर बिहार में सत्ता हासिल किसे करनी है, सत्ता से हटाना किसे है। बिहार की परिस्थितियों को यदि देखें तो प्रशांत किशोर की एक गुंजाइश तो साफ साफ दिखती है कि वो अपनी पार्टी के एग्जिस्टेंस के लिए, अपनी पार्टी की मौजूदगी दर्ज कराने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। एनडीए के अंदर सत्ता का जो दूसरा सबसे बड़ा पार्टनर है, नीतीश कुमार की पार्टी के बाद जो नंबर 2 की पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी, संख्या बल में चिराग मॉडल के तहत नंबर 1 बन गई है। वो पार्टी अब नंबर 1 से आगे बढ़कर बिहार का मुख्यमंत्री पद चाहती है। तभी नीतीश कुमार का नाम अगले मुख्यमंत्री के तौर पर अनाउंस नहीं किया जा रहा। तो एनडीए के अंदर भी गठबंधन के अंदर लठबंधन की स्थिति है। और ठीक इसी तरह से महागठबंधन के अंदर देखें तो महागठबंधन के अंदर लठबंधन की स्थिति तो नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं ये साफ दिख रहा है कि गठबंधन के अंदर सीट शेयरिंग को लेकर रस्साकसी जारी है। लेकिन आज चर्चा हम सीट शेयरिंग की रस्साकसी को पर नहीं करेंगे। जब गठबंधन है, आधा दर्जन के करीब पार्टियां दोनों तरफ के गठबंधन में है, तो स्वाभाविक है कि खींचतान होगी और गठबंधन में 243 सीटों पर लड़ने के लिए एक सबके लिए सम्मानजनक फॉर्मूला निकाल पाना दोनों ही तरफ के गठबंधन के लिए थोड़ा मुश्किल काम तो जरूर होगा। लेकिन पॉलिटिशियन इस मामले को अक्सर सुलझा लेते हैं। सवाल सबसे बड़ा यही है कि नीतीश कुमार को सत्ता से हटाकर उनकी जगह काबिज होने की मंशा एक तरफ महागठबंधन ने भी पाल रखी है, तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने एनडीए के अंदर भी पाल रखी है। लेकिन आखिर वो कौन सी परिस्थितियां हैं जिसमें बिहार की चर्चा नीतीश कुमार से शुरू होकर नीतीश कुमार पर खत्म होती है? और प्रशांत किशोर ने पिछले कुछ दिनों में जो हालात बनाए, क्या उस हालात ने जनता दल यूनाइटेड की खुले तौर पे मदद कर दी है? अगर भ्रष्टाचार का जो मुद्दा सरकार के मंत्रियों और ज्यादातर भाजपा नेताओं के खिलाफ प्रशांत किशोर ने जो उठाया, उस मुद्दे पर यदि आप गौर करें और उस मुद्दे के पहले की परिस्थितियों पर गौर करें, तो नीतीश कुमार की कथित रूप से खराब सेहत बिहार में एक मुद्दा बनती दिख रही थी। बहुत सारे मुद्दों में से एक मुद्दा वो बन रही थी। लेकिन जैसे ही प्रशांत किशोर ने खुलासे दर खुलासे किए, अब नीतीश कुमार की सेहत को लेकर बिहार के भीतर कोई सवाल नहीं उठ रहा। स्वाभाविक है, सत्ता के मुखिया की सेहत को लेकर यदि सवाल उठेगा तो कितना भी बड़ा वोट बैंक क्यों ना हो, चुनावी संभावनाएं कुछ हद तक तो धूमिल जरूर होगी। हो सकता है पूरी तरह से धूमिल हो जाती, लेकिन अब बिहार में कोई इस बात की चर्चा नहीं कर रहा कि नीतीश कुमार की सेहत कैसी है। अब तो बिहार में चर्चा इस बात की हो रही है, जातीय समीकरण के अलावा चर्चा इस बात की हो रही है कि कौन कम भ्रष्ट है, कौन ज्यादा भ्रष्ट है, किसने ज्यादा माल बटोरा है, किसने कम माल बटोरा है। सत्ता के साथ जो एक अनिवार्य बुराई की तरह भ्रष्टाचार हर दौर में रहा है, कभी कम रहा हो, कभी ज्यादा रहा हो, और खास करके पोस्ट ग्लोबलाइजेशन एरा में 1991 के बाद की आर्थिक नीतियों के बाद जो हालात बने और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के ऊपर जिस तरह से सरकारों ने बेतहाशा पैसे खर्च करने शुरू किए, उसके बाद से भ्रष्टाचार और राजनीति, भ्रष्टाचार और सत्ता एक दूसरे के पर्याय बनते चले गए। कोई कम कोई ज्यादा, अछूता कोई नहीं रहा। तो भ्रष्टाचार के मुद्दे ने कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के स्वास्थ्य के मुद्दे को कहीं एक तरफ किनारे कर दिया है। राष्ट्रीय जनता दल को भी राहत दे दी है कि अब भ्रष्टाचार के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी फॉर्डर स्कैम यानी चारा घोटाले और दूसरे मुद्दे का जिक्र लालू यादव के परिवार को घेरने के लिए नहीं कर सकते। सामाजिक न्याय का मुद्दा जाति गणना के समय से बना हुआ है। सामाजिक न्याय के मुद्दे के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है, चाहे वो बीजेपी के लिए हो, चाहे बिहार की जनता के लिए हो, चाहे राष्ट्रीय जनता दल के लिए हो, या फिर पिछड़े वर्ग और सामाजिक न्याय के मुद्दे को लेकर, दलित वर्ग, महादलित वर्ग और सामाजिक न्याय के मुद्दे को लेकर
जो कांग्रेस पार्टी ने राष्ट्रीय स्तर पर एक अभियान छेड़ा है, उन सब के सामने बड़ा सवाल यही है कि आखिर बिहार में सत्ता पलटेगी कब? आखिर बिहार में 20 सालों से विपक्ष के पलटने अलटने की जो कोशिशें हैं, वो कोशिशें बंद कैसे होंगी? तो इसको समझने के लिए सबसे जरूरी हो जाता है कि नीतीश कुमार का तिलिस्म क्या है, नीतीश कुमार की परिस्थितियां क्या है और किसके बूते नीतीश कुमार शासन कर रहे हैं। 2005 के दूसरे चुनाव में नीतीश कुमार सत्ता में आए थे। 243 में से 143 सीटें उनके गठबंधन को मिली थी। 100 सीटें विपक्ष और इधर उधर चली गई थी, लेकिन 143 सीट एनडीए को मिली थी। साधारण बहुमत आप कह सकते हैं कि जनता ने एनडीए को दिया था, और वो बहुमत क्या था? नीतीश कुमार के चेहरे पर मिला था जरूर, लेकिन वो बहुमत नीतीश कुमार के लिए नहीं, बल्कि 15 सालों की एंटी इनकम्बेंसी ने नीतीश कुमार को सत्ता सौंप दी। अब उसके बाद ये सवाल शुरू होता है कि नीतीश कुमार ने उस सत्ता को चिरस्थायी बनाने की कोशिशें कैसे शुरू की और कैसे बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार ने खुद को एक बड़ी राजनीतिक मजबूरी यानी पॉलिटिकल कंपल्सन के तौर पर एस्टेब्लिश कर दिया। क्योंकि जब तक इस चीज को डिकोड नहीं किया जाएगा, जब तक इस फेनोमेना पर चर्चा नहीं होगी, तब तक बिहार में किसी भी तरह के बदलाव की कोशिश कोई भी राजनीतिक दल या कोई भी चुनावी स्ट्रेटजिस्ट यदि करता हुआ नजर आता है, तो जनता के सामने झूठ बोलने की स्थिति है। लालू यादव को कमजोर करना था तो क्या किया गया? जिन्न की बात की गई। जो जिन्न, आरजेडी जिसका जिक्र करती थी कि जिन्न है, बक्से से जिन्न निकला है, और वो जिन्न क्या था, उस जिन्न को डिकोड किया 2006 के शुरुआत में नीतीश कुमार ने। और वो जिन्न क्या था, आज उसी की चर्चा मैं कर रहा हूं। उसके बिना बिहार में नीतीश कुमार के हाथ से सत्ता छीनना किसी भी राजनीतिक दल के लिए मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन काम है। और उस जिन्न को डिकोड करना, उसकी काट ढूंढना भी किसी भी राजनीतिक दल के लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। परिस्थितियों को पहचानना होगा। परिस्थितियों को पहचानने की एक कोशिश इस बात को मानना होगा कि कांग्रेस पार्टी ने की, लेकिन कांग्रेस के संगठन में इतनी ताकत नहीं है बिहार में कि उस मैसेज को जमीन तक ले जा सके। लाभार्थी चेतना, चुनावी हिंदुत्व, मंडल की आंधी, मंडल कमंडल की सियासत के बीच लाभार्थी चेतना का समावेश, इन सब के बीच कांग्रेस पार्टी को जिस मजबूत संगठन की दरकार थी, वो संगठन अभी भी, सांगठनिक बदलाव जो बिहार में किया गया, महादलित समाज से आने वाले राजेश राम को कमान दी गई, तब भी उसके पास नहीं है कि ये काम वो कर सके। अब सवाल उठता है कि आखिर वो जिन्न क्या है? बिहार में 2001 से पंचायत चुनाव शुरू हुए। 23 सालों के बाद पंचायत चुनाव हुए थे, और 2006 में यानी नीतीश कुमार के सत्ता में आने के कुछ ही महीनों के बाद पंचायत चुनाव होना था। 9,000 के करीब, थोड़े से कम, 100-150 कम है संख्या 9,000 में, लगभग 9,000 बिहार में ग्राम पंचायतें हैं। सभी जानते हैं कि बिहार की 85% आबादी ग्रामीण है और लगभग इतनी ही सीटें भी ग्रामीण है। तो 9,000 के करीब पंचायतें हैं जिनमें मुखिया होते हैं, विलेज हेड। उत्तर प्रदेश में प्रधान कहते हैं, बिहार में मुखिया कहते हैं। मुखिया के जो पद थे, उसमें बिहार के सामाजिक संरचना की विसंगतियां साफ दिखती थी। अभी जो जाति गणना हुई है, आप सबने देखा है कि 27% बिहार में पिछड़ा वर्ग है और 36% अति पिछड़ा वर्ग है। 18-19% दलित महादलित वर्ग है और 15-15.5% के करीब बिहार में जनरल कैटेगरी यानी सामान्य वर्ग है। लेकिन क्या इस तरह का अनुपात उस वक्त पंचायत चुनाव में था? नहीं था। एससी एसटी का आरक्षण तो था, लेकिन ईबीसी के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी। और उस वक्त 2001 के नतीजों पर यदि गौर करें, तो 2001 में बिहार में 4% से भी कम, 3.8% के करीब बिहार में अति पिछड़ा मुखिया हुआ करते थे। 350 के आसपास, यानी लगभग 9,000 पंचायतें बिहार में है, 9,000 के करीब मुखिया बिहार में होते हैं, उसमें 350 के करीब मुखिया बिहार में अति पिछड़ा वर्ग से होते थे। जबकि पिछड़ा वर्ग जिसकी आबादी बिहार में 27% है, उसके मुखिया लगभग 42% होते थे। जी हां, 42%। 3700 से ज्यादा मुखिया, 3,700 से ज्यादा मुखिया पिछड़े वर्ग से आते थे। नीतीश कुमार ने इस बात को डिकोड किया, इस चीज की चिंता किए बिना इसको डिकोड किया
कि नीतीश कुमार भी उसी 27% वाले यानी पिछड़ा वर्ग से आते हैं, अति पिछड़ी जमात से नहीं आते हैं। अति पिछड़ा वर्ग को सरकारी नौकरियों में आरक्षण भले ही कर्पूरी ठाकुर ने अपनी सरकार के दरमियान दे दिया था, इसमें जनसंघ घटक के विधायकों ने, जो आज की भाजपा है, उसने कर्पूरी ठाकुर की सरकार गिरा भी दी थी, लेकिन सामाजिक स्तर पर वो बदलाव नहीं पहुंच पाया था। आखिर कितनी सरकारी नौकरियां हैं, लेकिन गांव में लोगों का वास्ता, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में लोगों का वास्ता अपने प्रतिनिधियों से पड़ता है, चाहे नगर निकाय के प्रतिनिधि हो या ग्राम पंचायत के प्रतिनिधि हो, और मुखिया सबसे ज्यादा लोगों का उनसे वास्ता पड़ता है। नीतीश कुमार की कैबिनेट ने फरवरी 2006 में ही, यानी सत्ता में आने के 3 महीने के भीतर, अति पिछड़ा वर्ग के लिए 20% सीटें बिहार में आरक्षित कर दी। अब 9000 के करीब मुखिया के पद थे, तो 1800 के करीब मुखिया के पद, लगभग 1800 पद आरक्षित कर दिए गए अति पिछड़ा वर्ग के लिए। जरा सोचिए, कहां 350 मुखिया बिना आरक्षण के बनते थे अति पिछड़ा वर्ग के, और कहां 1800 बनने तय हो गए कि 1800 तो बनेंगे ही बनेंगे। ग्रामीण स्तर पर इस बदलाव ने बिहार में लालू यादव के उस जिन्न को खत्म कर दिया। लालू यादव के तिलिस्म को यादव समाज तक ला करके खड़ा कर दिया। यही काम दलित वर्ग में पासवान वर्ग को एक तरफ रखकर, जो रामविलास पासवान का कोर वोटर था, उसको एक तरफ करते हुए महादलित कैटेगरी बना दी और तमाम तरह के सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम उनके लिए शुरू कर दिए, सामाजिक सहायता कार्यक्रम शुरू कर दिए। तो ये अति पिछड़ा और महादलित का जो समीकरण ग्रामीण बिहार में तैयार हुआ, उस समीकरण ने नीतीश कुमार को गिरते पड़ते किसी भी सूरत में बचाए रखने की राजनीतिक परिस्थितियां पैदा की। लेकिन क्या यह अभेद दुर्ग है नीतीश कुमार का? क्या नीतीश कुमार को इसके रहते हराया नहीं जा सकता? ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। नीतीश कुमार को इस मुद्दे पर घेरने के लिए पर्याप्त कारण मौजूद है, लेकिन क्या विपक्ष को कारण जमीन तक पहुंचा पा रहा है? अब देखिए कैसे नीतीश कुमार ने 2006 में अति पिछड़ा वर्ग को के सशक्तिकरण के लिए, उनके सोशल एम्पावरमेंट के लिए इतना बड़ा काम किया, लेकिन 2012-13 में कैसे नीतीश कुमार ने अति पिछड़ा वर्ग के बीच एक वंचित जमात को खड़ी कर देने वाला कदम उठाया, और उस कदम की तरफ यदि बहुत साफ गोई से कहें तो कांग्रेस के राष्ट्रीय स्तर पर जो ओबीसी विंग के चेयरमैन है अनिल जैहिंद, वो अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनके मैसेज क्या जमीन तक जा रहे हैं? क्या जमीन तक? राष्ट्रीय जनता दल का तो संगठन है, मजबूत संगठन है राष्ट्रीय जनता दल का, चप्पे चप्पे पर संगठन है राष्ट्रीय जनता दल का। क्या वो मैसेज वो ले जा पाने की स्थिति में है? ले जा पाने की स्थिति में होते हुए भी वो मैसेज क्यों नहीं जमीन तक जा रहा, जो बिहार के पूरे चुनाव को बदल सकता है? इसकी चर्चा के पहले ये जानना जरूरी हो जाता है कि आखिर वो मैसेज है क्या, और आखिर नीतीश कुमार ने 2012-13 में ऐसा क्या कर दिया था जिसने 2006 के किए कराए पर पानी फेर दिया। बावजूद इसके अब भी नीतीश कुमार उस 2006 में जो काम उन्होंने किया था उसका भरपूर पॉलिटिकल डिविडेंड यानी राजनीतिक लाभांश उठा रहे हैं। तो दरअसल बिहार में कई सारी जातियों को नीतीश कुमार ने पिछड़ा वर्ग से निकालकर अति पिछड़ा वर्ग में शामिल कर दिया। जी हां, अति पिछड़ा वर्ग में शामिल कर दिया, और इसमें ऐसी जातियां भी हैं जिससे नरेंद्र मोदी खुद को जोड़ लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार और उत्तर प्रदेश की चुनावी सभाओं में कहते हैं कि दोस्तों मैं अति पिछड़ा हूं, भाइयों बहनों मैं अति पिछड़ा वर्ग से आता हूं, इस तरह की बातें करते हैं। मूल रूप से अति पिछड़ा बिहार में 36% के करीब है, 24% के करीब उसमें हिंदू अति पिछड़ा है, और जो मूल अति पिछड़ा जो 2014 में 2006 में जिसके लिए नीतीश कुमार ने 20% रिजर्वेशन का इंतजाम किया, उस मूल अति पिछड़ा कैटेगरी में कई सारे पिछड़ा वर्ग की जातियों को उठा करके डाल दिया गया जो सामाजिक रूप से संपन्न थे। जैसे बिहार में तेली समाज हो गया, जैसे और भी इसी तरह के दूसरे समाज के लोग हैं, खास करके एक्सटेंडेड वेस्ट कम्युनिटी, विस्तारित बनिया समाज के बीच से बहुत सारी जातियां जो आर्थिक रूप से संपन्न है, सामाजिक रूप से ओबीसी के पैरामीटर पर है, लेकिन नीतीश कुमार की सरकार ने उन्हें ईबीसी में डाल दिया। ईबीसी में डालने का नतीजा क्या हुआ? ज्यादातर वैकेंसी बिहार सरकार की वही लोग ईबीसी कैटेगरी वाली वैकेंसियों पर कब्जा कर रहे हैं जो बाद में ईबीसी में शामिल किए गए। अब सवाल उठता है, आज की ईबीसी को यदि आप देखें बिहार में, बहुसंख्यक यानी हिंदू ईबीसी को, जो तकरीबन 24% के आसपास है बिहार की कुल जनसंख्या की, उसमें 8 से 9% ये विस्तारित ईबीसी के लोग हैं,
यानी पुराने जो मूल ओबीसी हैं, मूल ईबीसी हैं बिहार में, जो 2006 के में जिनके लिए आरक्षण मिला या कर्पूरी ठाकुर ने जिनको आरक्षण दिया था 12% रिजर्वेशन, जो अब 18% है, वो रिजर्वेशन दरअसल जिनको मिला वो 15-16% ही बचे हैं। लेकिन जो ईबीसी में नए लोग आए हैं वो आरक्षण का लगभग पूरा लाभ उठा रहे हैं। अब बिहार में ईबीसी के लिए महानगरों में 3 मेयर के पद है। जो भी बिहार में कोई बड़ा महानगर, दिल्ली कलकत्ता तो है नहीं, लेकिन जिनको आप महानगर कहते हैं, और उन तीनों में एक ही जाति के तेली समुदाय के व्यक्ति अति पिछड़ा के लिए जो आरक्षित सीटें बताई जाती है, मुझे कई लोगों ने बताया कि 3 लोग अति पिछड़ा से आते हैं बिहार में जो मेयर है, और तीनों लोग तेली समाज से आते हैं। अब सवाल यह उठता है कि तेली समाज कौन है? तेली समाज वही समाज है जिस समाज को नीतीश कुमार ने 2012-13 के दौर में पिछड़ा वर्ग से निकालकर अति पिछड़ा में शामिल कर दिया। आखिर कोई मूल अति पिछड़ा क्यों नहीं है मेयर? तो ये एक उदाहरण के तौर पर मैंने दिया, लेकिन यही वो लूप होल है जहां पर विपक्ष अपने लिए जगह तलाश सकता है कि मूल अति पिछड़ा कहां गए। जो 1978 की लिस्ट में अति पिछड़ा थे, जो 2006 की लिस्ट में अति पिछड़ा थे, उनको कितना रिप्रेजेंटेशन पंचायतों में मिल रहा है, कितना रिप्रेजेंटेशन उनको नगर निकायों में मिल रहा है, कितना उनको 2012-13 के बाद सरकारी नौकरियों में मिल रहा है। ये एक बड़ा कारण है जिस पर विपक्ष अपनी तरफ से मजबूती से जमीन पर जा नहीं रहा है। नतीजा ये हो रहा है कि नीतीश कुमार का राजनीतिक तिलिस्म, उनकी पार्टी के गिरते हुए स्वास्थ्य, कथित तौर पर उनके भी गिरते हुए स्वास्थ्य, इन दोनों ही परिस्थितियों में अब तक नीतीश कुमार को राजनीतिक तौर पर बिहार में परिस्थितियों का मुख्यमंत्री बनाए हुए। अब आते हैं महादलित समुदाय पर। महादलित समुदाय के साथ क्या स्थिति है? महादलित समुदाय में सबसे पहले एक ठहरे हुए पानी में कंकड़ फेंकने की जो बात थी वो कांग्रेस पार्टी ने किया, कि जो नीतीश कुमार का वोट बैंक बन गया था, उसी के सबसे बड़े समाज से आने वाले राजेश राम को बिहार में प्रदेश अध्यक्ष बना करके कांग्रेस पार्टी ने अपनी तरफ से कोशिशें की। लेकिन क्या बिहार का महागठबंधन राजेश राम की ब्रांडिंग कर पा रहा है? नीतीश कुमार तो जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनाकर ब्रांडिंग करके ले गए कि मैंने महादलित को मुख्यमंत्री बनाया। नीतीश कुमार तो बिहार में अति पिछड़ा वर्ग को पंचायतों में आरक्षण देकर ब्रांडिंग करके ले गए। महादलितों के लिए सामाजिक सहायता कार्यक्रम, कई सारे कार्यक्रम शुरू कर ब्रांडिंग करके ले गए। लेकिन जहां तेजस्वी यादव और महागठबंधन को राजेश राम की ब्रांडिंग करनी थी कि बिहार में महादलित नेता डिप्टी सीएम बनेगा यदि महागठबंधन की सरकार बनेगी, तो एक पार्टी, छोटी सी पार्टी है जिसका वोट बैंक भी कहा जाता है कि ज्यादातर एनडीए के साथ है, वो पार्टी जनता के बीच खुद को डिप्टी सीएम को लेकर के एक ठीक ठाक ब्रांडिंग करके ले जा रही है। मुकेश सहनी की पार्टी, पता नहीं वो पार्टी किस गठबंधन में चुनाव तक रहेगी, वो मुकेश सहनी ही जाने, लेकिन कागजों पर तो अभी भी महागठबंधन में है, तो उसे मान लेते हैं कि महागठबंधन में है। लेकिन तेजस्वी यादव को जो ब्रांडिंग करनी थी वो ब्रांडिंग क्यों नहीं हो पा रही है? तेजस्वी यादव बिहार में चाहे घोषित हो या ना हो, एनडीए जैसी स्थिति नहीं है। 55% के करीब सीटें बिहार में राष्ट्रीय जनता दल कम से कम 55% सीटें हर हाल में लड़ेगी। तो जो पार्टी बिहार में 55% लड़ेगी सीटें और 45% में सभी पार्टियों को समेट देगी, वो पार्टी मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित हो या ना हो, सबको पता है कि तेजस्वी यादव महागठबंधन यानी इंडिया गठबंधन की सरकार बनने पर मुख्यमंत्री होंगे। तेजस्वी यादव यदि अपनी तरफ से ये कह देते कि राजेश राम महागठबंधन की सरकार के उप मुख्यमंत्री होंगे, तो आज नीतीश कुमार की राजनीतिक परिस्थिति 10-10 हजार रुपए देने के बावजूद डवाडोल हो चुकी होती। तेजस्वी यादव यदि मूल अति पिछड़ा का मुद्दा लेकर के जनता के बीच चले जाते कि मूल अति पिछड़ा क्यों उन्हें कुछ नहीं मिला, और जिनको अति पिछड़ा में लाया गया, उनको अगर लाना ही था तो एक अलग से मध्यम पिछड़ा वर्ग क्यों नहीं बनाया गया? 3 कैटेगरी क्यों नहीं की गई कि उसी कैटेगरी में डाल दिया गया जिसमें मूल अति पिछड़ा का नुकसान हो रहा है? ये सब काम तेजस्वी यादव कर पाने में नाकामयाब हैं, राष्ट्रीय जनता दल कर पाने में नाकामयाब है। तो कहीं ना कहीं बिहार में नीतीश कुमार के पॉलिटिकल सर्वाइवल का रास्ता साफ साफ दिख रहा है। छोड़ दीजिए उस सर्वे को, कूड़ेदान में डाल दीजिए उस सर्वे को, जो सर्वे आप देख रहे हैं। आज की हकीकत यही है कि भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को इग्नोर करके नहीं चल सकती। आज की हकीकत यही है कि महागठबंधन राजेश राम के ब्रांड को इंडोर्स किए बिना, उसे मजबूती से जनता के बीच ले जाए बिना नहीं जा सकता चुनाव में।
भारतीय जनता पार्टी भले ही नाम घोषित नहीं कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के चेहरे पर चुनाव होगा, जनता को यह मैसेज देने की कोशिश कर रही है। और जब जनता को यह मैसेज देने की कोशिश बीजेपी कर रही है, भले ही चुनाव के बाद उन्हें एकनाथ शिंदे की तरह मुख्यमंत्री पद से हटा दे, उस परिस्थिति में उसका फायदा उठाने की कोशिश जो महागठबंधन को करनी चाहिए थी, क्या महागठबंधन इस बात को मजबूती के साथ जनता के बीच ले जा पा रहा है? अगर बहुत साफ गोई से कहा जाए तो ये ले जा पाने में महागठबंधन अब तक असमर्थ है। आखिर कारण क्या है कि पॉलिटिकल मैसेजिंग नहीं हो पा रही है? पॉलिटिकल मैसेजिंग के बिना बिहार जैसे राजनीतिक तौर पर जागरूक राज्य में किसी भी तरह का चुनाव कोई कोई भी पार्टी नहीं जीत सकती। एक नया मॉडल आ गया है लाभार्थी चेतना। चुनाव के समय मध्य प्रदेश में पैसे दिए गए, महाराष्ट्र में दिए गए, अब बिहार में यही काम हो रहा है। लेकिन उसका जो काउंटर नैरेटिव तैयार होना चाहिए, वो काउंटर नैरेटिव तैयार करने में महागठबंधन अब तक बहुत सफल दिखाई नहीं दे रहा है। राहुल गांधी ने 17 दिनों तक यात्रा की, वोट अधिकार यात्रा, वोटर अधिकार यात्रा। राहुल गांधी की यात्रा के बाद मोमेंटम बनाने के लिए बिहार के महागठबंधन ने क्या किया? स्टेट का चुनाव, राज्य की मशीनरी को, पार्टियों की मशीनरी को लड़ना होता है। पार्टियों की मशीनरी क्या कर रही है? राष्ट्रीय जनता दल परिवार के अंदर अलग से परिस्थितियां खराब है। कहा जा रहा है कि तेज प्रताप यादव की जो पार्टी आई है, वो पार्टी राष्ट्रीय जनता दल को कई सीटों पर या महागठबंधन को कई सीटों पर डैमेज कर सकती है। जैसे चिराग पासवान ने पिछली बार नीतीश कुमार की पार्टी को डैमेज किया था। क्या इसके लिए कोई रणनीति बन रही है? और इसके बावजूद जो सर्वे आ रहा है, वो सर्वे दिखाया जा रहा है कि बिहार में महागठबंधन मामूली ही सही लेकिन बढ़त की स्थिति में है। अब बिहार में एमवाई समीकरण के बूते बढ़त मिल जाएगी या किसी सामाजिक समीकरण के बूते बढ़त मिल जाएगी, दो मजबूत पार्टियों के गठबंधन के बीच, कम से कम मैं इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हूं। बिहार में खुद अमित शाह ने एक इंटरव्यू में 2018-19 में कहा था कि तीन प्रमुख राजनीतिक ताकतें हैं, तीन में दो जिस तरफ एक तरफ होती है, बिहार का चुनावी नतीजा उस तरफ होता है। लेकिन सबसे ज्यादा वल्नरेबल, सबसे ज्यादा स्टेक पर रहने वाली, दांव पर रहने वाला जो वोट बैंक है, वो जनता दल यूनाइटेड का वोट बैंक है। वो कहीं भी शिफ्ट हो सकता है, लेकिन उस जनता दल यूनाइटेड के बेस वोट को तोड़ने के लिए दिल्ली में कांग्रेस का नेतृत्व तो तैयार है, पटना में महागठबंधन का नेतृत्व उसके साथ कितना चलने के लिए तैयार है, यही चुनावी नतीजों को तय करेगा। अब अगले 2-4 दिनों में चुनाव कार्यक्रम की घोषणा हो जाएगी। चुनाव कार्यक्रम की घोषणा हो जाएगी तो कैंडिडेट सिलेक्शन, कास्ट इक्वेशन सब कुछ देखा जाएगा। कास्ट इक्वेशन किसी भी चुनाव में, किसी भी गठबंधन के किसी भी सीट पर जाति समीकरण के को साधते हुए या सांप्रदायिक नैरेटिव को साधते हुए कोई भी गठबंधन मुकाबले में तो आ सकता है, लेकिन उसके आगे चुनाव जीतने के लिए वैसे फ्लोटिंग वोटों की जरूरत होती है, जो फ्लोटिंग वोट कहीं ना कहीं खास करके नजदीकी मुकाबले वाली सीटों पर बहुत बड़ी भूमिका अदा करते हैं, और बिहार जैसे राज्य में तो और ज्यादा बड़ी भूमिका उनकी हो जाती है। और आज की तारीख में हम बात करें तो बिहार में सबसे बड़ा फ्लोटिंग वोटर बिहार का अति पिछड़ा वर्ग, मूल अति पिछड़ा वर्ग है, बिहार का महादलित वर्ग है। और आज एक बात कहने में कोई झिझक नहीं होनी चाहिए कि माले की सीटों पर और कांग्रेस की सीटों पर, जहां भी माले लड़ेगी, जहां भी कांग्रेस पार्टी लड़ेगी, वहां पर महादलित समुदाय का ठीक ठाक वोट, बहुत बड़ी संख्या में वोट कांग्रेस या माले के कैंडिडेट को तो शिफ्ट हो जाएगा, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल की तरफ शिफ्ट होगा, ये आसार कम से कम अभी मुझे नजर नहीं आ रहे। अगले 40-45 दिनों में यूपी की तरह नैरेटिव बन जाए जो लोकसभा चुनाव में संविधान बचाव का बना, और उसमें समाजवादी पार्टी की तरफ भी शिफ्ट हो गया, तो बिहार में अलग बात है। तो वो परिस्थिति बन जाए तो उस परिस्थिति का कोई मुकाबला नहीं हो सकता। लेकिन याद रखिए, उत्तर प्रदेश में नैरेटिव क्यों बना? सिर्फ भाजपा नेता के बयान ही इसके लिए जिम्मेदार नहीं थे कि संविधान बदल देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। सिर्फ विवेक देवराय का आर्टिकल इसके लिए जिम्मेदार नहीं था, बल्कि एक नैसर्गिक परिस्थितियां थी कि उत्तर प्रदेश में अगड़े वर्ग का व्यक्ति मुख्यमंत्री के पद पर बैठा हुआ था। तो ये नैरेटिव को चला पाना ज्यादा आसान हो गया। बिहार में पिछड़े वर्ग का व्यक्ति ही मुख्यमंत्री के पद पर बैठा हुआ है, तो इस नैरेटिव को चला पाना, संविधान बदलने वाले नैरेटिव को बिहार में यूपी वाले तरीके से चला पाना मुश्किल होता जा रहा है।
अब इन सब परिस्थितियों के आगे इस सर्वे की क्या भूमिका है उसका आकलन आप खुद कर लीजिए। मैं ये कतई नहीं कहता कि बिहार में नीतीश कुमार सरकार बना लेंगे। मैं ये कतई नहीं कहता कि बिहार में महागठबंधन ये सरकार बना लेगा। मैं ये भी कतई नहीं कहता कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी चुनाव के बाद सरकार बना लेगी। लेकिन कहीं न कहीं नीतीश कुमार का जो वोट बैंक है वो अब भी टूटता हुआ नहीं दिख रहा है। जब तक वो टूटता हुआ नहीं दिखेगा तब तक बिहार में सत्ता बदलने की कोई भी गुंजाइश बहुत सफल होती हुई नहीं दिखेगी। भारतीय जनता पार्टी का कोर वोट, जो वैश्य वोटर है या जो अपर कास्ट का वोटर है, उसके बीच एक हेल्दी कास्ट कंपटीशन, एक स्वस्थ राजनीतिक प्रतियोगिता बिहार की जाति जनगणना ने शुरू कराकर बीजेपी का बैंड तो बजा दिया। प्रशांत किशोर अलग से बीजेपी की बैंड बजा रहे हैं, क्योंकि उन्हीं के कोर वोटर के बीच उनकी स्वीकार्यता कुछ ज्यादा दिख रही है। लेकिन बिहार की जनता के बीच सिर्फ इसी से नतीजा बदल जाएगा, ये कहना अभी बहुत जल्दबाजी है। देखते हैं किसकी तैयारी कैसी है, क्योंकि आखिरी ओवर में स्लॉग ओवर की बैटिंग जो सबसे अच्छी करता है, मैच वही जीतता है। बिहार का मैच कौन जीतेगा, कमेंट बॉक्स में आप लोग अपना अपना आकलन बता सकते हैं। अन्यथा बिहार की जनता अपना आकलन तो बता ही देगी समय आने पर, अगले 40-45 दिनों में। तो देखते जाइए क्या होता है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।